जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कंवर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कंवर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं आपके अपने गेस्ट हैं। ना तो तारफ की जरूरत है, कर्नल दानवीर सिंह साहब और आरजू काजमी साहिबा। और अक्सर आप देखते रहते हैं इनको अपने चैनल पे भी और हमारे साथ भी। भारत और पाकिस्तान की डिस्कशन तो डिफरेंट टॉपिक्स पे हम करते रहते हैं, लेकिन मैंने जो पिछले कुछ अरसे से जो क्रक्स निकाला है कि भारत और पाकिस्तान की जो डिस्कशन में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं भारत में पाकिस्तान के बारे में और मुसलमानों के बारे में है। मैं जरा उस पर बात करना चाहता हूँ। चार पांच मोटे मोटे पॉइंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, और वो मैं समझता हूं कि बड़ी बेस है चीजों की। मेरा मौकफ ये है, जारी बात है आरजू काजमी साहबा का और कर्नल दानवीर सिंह साहब का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे। पहला मेरा पर्सपेक्टिव जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसको मैं मिसअंडरस्टैंडिंग कहता हूं, वो ये है जी कि ऑल मुस्लिम्स आर वन। भारत से हम जब दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि देखो सारे मुसलमान एक हैं। वो मिडिल ईस्ट वालों को हमसे मिला देते हैं, टर्की वालों को भी हमसे मिला देते हैं, सेंट्रल एशिया वालों को भी हमसे मिला देते हैं, वो हर एक को हमसे मिला देते हैं। लेकिन हमारा मौकफ ये है कि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है। उसकी वजह यह है कि 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं। हर इस्लामी मुल्क की अपनी एक एथनिसिटी है। सऊदी अरब वाले अरब हैं, हम एशियन हैं। हमारे रूट्स तो इंडिया की हैं, हमारे रूट्स कोई सऊदी अरब की तो नहीं है या सेंट्रल एशिया की तो नहीं है। हम तो यही पले बड़े, हमें तो यही जुबान आती, यही कल्चर आता, लेकिन हमारे बावजदाद मुसलमान हो गए तो हम आ गए। तो हम सारे एक नहीं हैं। सो भारत के अंदर ये जो मिसकंसेप्शन है, इसको थोड़ा दूर करने की जरूरत है कि आप लोग जब मुसलमानों के बारे में सोचते हैं तो उनको एक ना समझें। उनकी एथनिसिटीज, उनके रीजन्स, उनके कल्चर्स सारे डिफरेंट है। हमारा कल्चर तो भारत के लोगों से मिलता है, इंडिया के लोगों से मिलता है। हमारा कल्चर अरबों से नहीं मिलता, ना टर्की से मिलता है। हाँ, उनसे हमारी जो है वो जो हिस्ट्री एक है उनके साथ हमारी एक किस्म की, क्योंकि हम मुसलमान थे और वो भी मुसलमान है। और क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत बन गया तो इसकी वजह से हम सारे हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बहुत हद तक इस्लामिक है, जिसकी मैं तनकीद भी करता हूँ कि इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने, यहाँ तो वो टर्की गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, यूएई गए हैं, मलेशिया गए हैं। उन्होंने अभी अदर देन मुसलमानों के अलावा दुनिया देखी नहीं है, जिसको मैं पर्सनली क्रिटिसाइज भी करता हूँ। यही डिस्कशन मैं लेके चलता हूँ पहले कर्नल दानवीर सिंह साहब के पास। कल साहब, जो मैंने एक बेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया है, आप यही समझते हैं कि यही है, या आप समझते हैं कि जिस तरह भारत में एक मिसकंसेप्शन है कि हम सबको साथ मिला दिया जाता है और मुसलमान जो हैं उनको जी एक है सारे मुसलमान? जी देखिए, चलिए मैं बड़े ध्यान से आपका इंट्रो सुन रहा था। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ और आपको भी क्लियर कर देता हूँ। वैसे आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने अरबी दुनिया नहीं, उसने बहुत सारी दुनिया देखी है। थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ी फोटो फाटो देखें तो उनको आपको पता लगेगा कि वो पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरीके से घूमे हुए हैं। नहीं, मैं ये तो सिर्फ रही वजीर बात। आजम बनने के बाद, वजीर आजम हाँ, बनने के ओके, वजीर आजम, बट अदरवाइज उनको अरब ममालिकों के अलावा नहीं मालूम है। ये देखिए, आपकी स्माइल भी बता रही है कि उनको सब कुछ मालूम है, बहुत डिटेल में मालूम है। एक दूसरी बात, जहां तक हमारा पाकिस्तानियों को देखने का नजरिया क्या है, या फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे यहाँ पे ये कोई किसी को कोई डाउट नहीं है कि आप का एथनिसिटी और ओरिजिन्स इसी जमीन से जुड़ा है, और हमको कोई डाउट नहीं है। और हम कभी भी आपको अरब से नहीं जोड़ते, ना कभी किसी टर्की से जोड़ते हैं। हमें मालूम है कि आप कहाँ से हैं और हम कौन हैं और हमारा क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जो हिस्ट्री है, इतिहास है, तारीख है, उसमें ज्यादा फिंगरिंग नहीं करी है। सिवाय स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा बहुत मॉडरेट किया होगा, कुछ चीजें छुपाई जरूर होंगी, लेकिन कोई चीज गलत नहीं बताई है। तो वो तो स्कूल की टेक्स्ट बुक है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं और बहुत ही क्रेडिबल हिस्टोरियंस की हिस्ट्री है। हमको अच्छी तरह मालूम है कि आप कौन है और हम कौन है, मैं कौन हूं और आप कौन है, खास तौर से। तो इसमें हमको कोई डाउट नहीं है और किसी इंडियन को भी कोई डाउट नहीं है। जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, ये एक सिविलाइजेशनल इशू है और वो इशू अगेन हिस्ट्री से आता है। कमर चीमा साहब, अब चलिए, जब आपसे बात हो ही रही है तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10,000
बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी सिंध में, और ये लोग नॉन वायलेंट थे, क्योंकि बुद्धिस्ट रिलीजन जो है वो नॉन वायलेंस को प्रीच करता है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आए और उसने जब ये बोला कि आप धर्म परिवर्तन कर दें और अगर आप मुसलमान नहीं बनेंगे तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, तो लोगों ने बोला कि ठीक है, हम मुसलमान बन जाते हैं। तो सबसे पीसफुल कन्वर्जन जो मुसलमान रिलीजन के अंदर इस बड़े सगीर में हुआ था वो सिंध प्रोविंस का हुआ था, क्योंकि ये सिंध बाय एंड लार्ज जो है बुद्धिस्ट था, और सिंध बुद्धिस्ट था, और आपका ये जो पेशावर और अफगानिस्तान का जो इलाका है ये पूरा बुद्धिस्ट था। जो पंजाब का जो इलाका है जहां से कमर चीमा साहब आते हैं, ये प्रॉपर हिंदू इलाका था, और ये हिंदू सिविलाइजेशन की जो बेस है, जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, ऐसे हिंदुओं के लिए ये पंजाब है जो अभी पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है। और जो तक्षशिला जो आपके रावलपिंडी के पास है, वहां पर जो जो बेसिक जो वेद हैं ये वहां पर लिखे गए हैं। और शायद गीता भी जब लिखी गई थी तब उस जमाने में हिंदुस्तान के ऊपर ये पॉपुलेशन फैली नहीं थी, ये सिर्फ ये नॉर्दर्न पंजाब में और दिल्ली के आसपास के इलाकों तक ही था, बाकी सारा जंगल था आगे। और उसके बाद में जैसे जैसे मुसलमान आते गए और जैसे जैसे इन्वेडर्स आए, मेजॉरिटी तुर्की आए और सेंट्रल एशिया से आए, वहां से फिर कन्वर्जन शुरू हुए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के जो फोर्ट है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, एवरी डे जब वो अपना कोर्ट खत्म करता था तो 4 ब्राह्मणों को कोर्ट यार्ड के अंदर उनको काटा जाता था, और काटने के बाद एवरी डे, और उनकी जो डेड बॉडी थी वो गेट के ऊपर फेंक दी जाती थी। और ये कटाई तब होती थी जब दीवाने आम शुरू होने से पहले, जिससे कि जो आम पब्लिक है वो आके देखे। और ऐसे करते करते ये कार्रवाई चली। कहा जाता है कि 40,000 मंदिर जो है हिंदुस्तान के अंदर तोड़े गए। मुसलमानों को लगता था कि अगर वो मेन मंदिर तोड़ देंगे, अगर कृष्ण भगवान का मंदिर मथुरा में है तो उसको तोड़ देंगे तो लोग डर जाएंगे और अपना रिलीजन छोड़ देंगे। जिन लोगों ने रिलीजन छोड़ा है उन लोगों ने बहुत ही खौफनाक हालातों के अंदर अपना रिलीजन छोड़ा है। ये आपको ये इस चीज का अंदाजा लगाना हो तो आपको आईसिस की कुछ क्लिपिंग देख लेनी पड़ेगी कि ये हिंदुस्तान में उस समय क्या हुआ था। और इस चीज के जो बयानियां हैं, ये चीज जो कहानियां हैं, ये पोएट्री के फॉर्म में लिखी हुई हैं। ये बहुत सारे लोकल उस टाइम के कंटेम्प्रेरी लोगों ने लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये काम किया जाता था। हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए उनकी औरतों को उनके रेप करा जाता था, आदमियों को मारा जाता था, और ये बहुत कत्लो गैरत इस मुल्क में, इस इलाके के अंदर हुई है। तो ये जो सिविलाइजेशनल जो क्लैश है, इसकी जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रांग है कमर चीमा साहब की, बात करते करते होते होते कहीं ना कहीं ये चीज बैक ऑफ द माइंड में याद आ जाती है कि हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं 800 साल तक। अगर अंग्रेज ना आता तो ये कार्रवाई रुकनी नहीं थी। तो अगर आप मेरी बात माने तो अंग्रेजों की बदौलत है कि ये कार्रवाई रुकी, उधर सिखों की बदौलत है कि उन्होंने मुगलों को ललकारा और फिर अंग्रेज आए, तब ये कार्रवाई थमी। नहीं तो ये कार्रवाई थम नहीं रही थी, कारवां चलते आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। आरजू काज़मी साहबा, यही कल साहब ने तो इसका ये मुद्दा रखा है जी कि ये बेसिकली एक सिविलाइजेशनल डिबेट है, क्योंकि माजी में इस तरह मुसलमानों ने को वो तो मुगल एरा में चले जाते हैं और कहते हैं कि वहां से एक चीज चली आ रही है, तो ये बैक ऑफ द माइंड है। हाउ डू यू सी दिस? हम तो तुर्की वाले क्या करते हैं, हमें उससे क्या लेना देना? तो इनको मिक्स करना वो अच्छी चीज तो नहीं होगी। आप क्या कहते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। लेकिन ये चीज़ें मुग़ल या जो अरब्स हैं वो नहीं मिक्स करते, हम खुद करते हैं। पाकिस्तान में खुद कहा जाता है कि जी हम अरब्स के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। हम शायद वाहिद मुल्क है जी, हमें भारत जो है बहुत ओपनली कहता है कि जी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमारे में से ही गए हैं और हम में से ही हैं। लेकिन हम वाहिद हैं जो हम इनकार करते हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं कि नहीं, हम भारत का हिस्सा नहीं हैं, हम भारत में से नहीं निकले, ना ही हमारे जो आबाओ-अजदाद थे, यानी जो हमारे
फोर फादर्स थे, ना ही हम उनका एक्सेप्ट करते हैं कि किसी टाइम में पिछले जमाने में कभी वो हिंदू रहे होंगे। ये चीज भी हम मानने को तैयार नहीं होते, जो कि एक फैक्ट है, और हमारे ना मानने से फर्क कोई नहीं पड़ता। हम अरब्स के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन अरब्स अपने आप को हमारे साथ नहीं जोड़ते। हम बहुत कहते हैं इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक ब्रदर कंट्री, ये वो, लेकिन जो अरब कंट्रीज है वो हमें किस तरह से डील करती हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, हमें अच्छी तरह पता है। और जाहिर है एक पैसे का फर्क होता है। दो सगे भाइयों में भी अगर एक बहुत पैसे वाला हो और दूसरा ना हो, तो उन दोनों की फैमिलीज में भी और आपस में उनके उस तरह का मिलना जुलना नहीं होता, उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता, चाहे वो सगे भाई हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इस्लामिक कंट्रीज जो इतनी तरक्की कर गई हैं, चाहे ऑयल की वजह से, चाहे सऊदी अरब जो है वो हज उम्रे से भी बहुत कमाता है, तो हम उसको जाके कहें कि जी तुम तो हमारे भाई हो, वो कहते हैं भाई तुम किधर से आए हो। तो वो हमारी अपनी महरूमी है, हमारे अपना कॉम्प्लेक्स है, हमारी अपनी एक, जैसे हम अपने आप को खुद ही छोटा करते हैं, और छोटे हैं लेकिन हम और छोटा कर देते हैं जब हम जाकर और हम ये कोशिश करते हैं उसके साथ अपनी रिश्तेदारी बताने की, अपनी नस्लें वहां से बताने की कोशिश करते हैं। हमारे लोग जो सऊदी अरब से उम्रा हज कर कर आते हैं, मैंने खुद देखा है, वो कितने दिन तक वो वाइट वो जो पहनते हैं अरब्स, वो तोप कहलाता है, वो पहन के घूमते रहते हैं। भाई क्यों पहन के घूम रहे हो पाकिस्तान में? जहाज में चढ़ेंगे आने के लिए, प्लेन में, तब भी वो चेंज नहीं करते। तो वो अपने आप को हर तरह से उसमें ढालने की कोशिश करते हैं, हर तरह से अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अरब्स में से हैं। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि मेरे जैसा अगर कोई ये कह दे कि नहीं हम तो इंडिया से आए हैं और हमारे जो 100 साल पहले या 200 साल पहले हमारी जो नस्लें होंगी, हो सकता है कि वो हिंदू हो, कोई पता नहीं, तो उसके ऊपर बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है हमें कि ऐसा क्यों कह दिया या ऐसा क्यों सोच लिया। तो वो हमारी हमेशा से एक आदत रही है कि हम एक अपना इल्यूजन बनाते हैं और हम उसी झूठ के अंदर हम रहते हैं, और वही चीज हम आगे ट्रांसफर करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, और वही चीज बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गई है कि अब हम जो है वो, सब लोगों को पता है कि अरब कंट्रीज हमें एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन हम जो है वो यही बताने में और जताने में लगे हुए हैं। जी कल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पहले चाहे हिंदू थे, मुसलमान थे या बुद्ध थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अभी। और मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से ये होगा कि ठीक है, आपको अपना जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, प्राउड होना चाहिए, आपको अपने फोर फादर्स पे प्राउड होना चाहिए। और जैसे भी है, आज की तारीख में आप मुसलमान हैं और आप प्राउडली कहिए कि हम मुसलमान हैं और इसी धरती के मुसलमान हैं। और जहां तक अरबियों का और तुर्कियों का सवाल है, ये तो थोड़े से आए थे, ज्यादा नहीं आए थे। बाबर आया था 20,000 आदमी लेके, तो मोहम्मद बिन कासिम लाखों लोग की फौज नहीं लेके आया था अरबियों की, थोड़े से लेके आया था। और ऐसा नहीं हो सकता कि इतना जोर जबरदस्त उन्होंने रिप्रोडक्शन किया इंडिया में कि वो करोड़ों करोड़ों में लोग अचानक से हो गए, तो ऐसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वन शुड टेक प्राइड इन व्हाटएवर इट इज, यू नो, एक कौम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आगे तरक्की करने के लिए। और लेट मी टेल यू चीमा साहब, हमें पाकिस्तानियों से बिल्कुल भी किसी टाइप का कोई उस तरीके से नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम वाली कहानी जरूर होती है, जब ऐसी बातें हो जाती है तो थोड़ा सा फीलिंग सी आती है कि यार देखो ऐसे करके हुआ था हमारे साथ में, लेकिन उससे कोई आज की तारीख में कोई चीज गड़बड़ हो रिलेशन में, वो मेरे ख्याल से नहीं लगता है, वो बेबुनियाद है। आप कुछ एक चीज, जी मैं साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि इस पे कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा कि पहले मुसलमान थे या क्रिश्चियन थे या हिंदू थे, कुछ भी थे, लेकिन ये कहना कि नहीं हम तो अरब्स के साथ ही हैं और हमेशा से जब से दुनिया बनी है हम उधर से हैं, ये चीज मैं कह रही हूँ कि गलत सिखा रहे हैं बच्चों को। और सबसे पहले किसी भी रिलीजन से पहले, चाहे वो हिंदुज्म हो, इस्लाम हो, कुछ भी हो, इंसान अच्छा होना चाहिए, और इस इंसान जो है वो मैटर करता है, रिलीजन उसके बाद मैटर करता है। अगर आप बहुत मतलब अपने आप को मुसलमान या बहुत अच्छा हिंदू बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को
तकलीफ दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या किसी को परेशान कर रहे हैं, तो फिर तो आप इसका मतलब है कि आप अच्छे इंसान नहीं है, उसका फिर रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि पहले इंसान अच्छा होना चाहिए। और बहुत पुराने जाए तो हम सारे बंदर थे ना, हमारे पूर्वज, तो इसका मतलब क्या है? तो हमें इसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमारे पूर्वज बंदर भी थे, तो उसमें क्या है? उसमें मैं आखिरी बात कंक्लूड करके मैं अगले पॉइंट पे जाता हूँ। मैं कंक्लूड करके, कल साहब ये कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली ये सिविलाइजेशनल इश्यू है, तो वहां से ये चीजें ड्रॉ हो रही हैं और अभी तक चली आ रही हैं। आरजू काजमी साहबा का कहना यह है कि ये बेसिकली हम तो अरबों को अपने आप से नहीं, वो तो हमसे नहीं मिलाते, हम उनको उनसे मिलाते हैं। सो बेसिकली कहीं ना कहीं गलतियां तो जारी बात है, लेकिन मेरे बाओजदाद, मेरे परदादा, पता नहीं कौन, वो तो सिख थे, मुझे तो कोई शर्म नहीं आती, हम यहीं से हैं, यही थे, मैं तो इसी जिस जगह पे अभी पैदा हुआ, मेरे तो परदादा और मेरी जमीनें दादा की और पता नहीं क्या क्या इसी खत्ते में, तो हमें तो कोई शर्म नहीं है, हम तो नहीं। वो अगला पॉइंट बड़ा अहम है, और वो पॉइंट ये है कि जी मुस्लिम्स हैं और जो जितने हैं वो सारे जहादी हैं और दहशतगर्द हैं। अब हुआ यूं है कि मुझे जब सुनता हूं तो बड़ा दुख भी होता है कि भाई सारे मुसलमान तो नहीं, कोई ये तो नहीं है कि मुसलमान को दहशतगर्दी कर रहे हैं, जहाद कर रहे हैं। जहाद ठीक है, हमारे मजहब का हिस्सा जरूर है, लेकिन जब से नेशन स्टेट सिस्टम आया 1945 के बाद, हम ये समझते हैं कि जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है वो रियासत के पास चला गया। अगर जिहाद करना है तो वो रियासत करेगी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वॉर वेज करेगी तो पाकिस्तान की रियासत करेगी। अगर हम जत्थे बनाएंगे किसी जगह पे, जो कि हमने अफगानिस्तान में बनाए, जो कि हुआ, तो वो गलत तरीका था जो जियाउल हक साहब ने किया। एक तो ये चीज, और दूसरा 2000 के बाद, 9/11 के बाद जब पूरी दुनिया में दहशतगर्दी बढ़ी तो मुसलमानों को लेबल कर दिया गया दहशतगर्द। ये भी बड़ी चीज गलत है। सारे मुसलमान तो दहशतगर्द नहीं है। जो इस्लामिक स्टेट करती है, जो दाइश करती है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द जमाते हैं, जिनको हम भी दहशतगर्द कहते हैं, पूरी दुनिया भी दहशतगर्द कहती है, तो वो तो जाहिर बात है कि नहीं, हमें इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। और मैंने ये चीज नोट की कि जिस तरह कश्मीर में जो मुसलमान है उनको भी कहते हैं जी जहादी हैं सारे, ये दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान वाले भी दहशतगर्द हैं, अलकायदा दहशतगर्द है, लेकिन जनरली मुसलमानों को इस तरह लेबल करना एक अच्छी चीज नहीं है। ये मैं समझता हूँ एक दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है भारत के अंदर, और ये जनरल पब्लिक में इस तरह जा रही है, और मैं समझता हूँ ये जारी बात है, इससे मामलात बिगड़ते हैं। मैं अब यही चीज आरजू काजमी साहबा और कल साहब के पास लेके, जो कल साहब पहले आप काइंडली बताएं कि ये जो नोशन है, आप इसको समझते हैं सही है या गलत है, या क्या आपका पर्सपेक्टिव है? देखिए, ये नोशन बहुत बहुत गलत है, और आपने खुद ही बोला कि सारे मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं, और क्योंकि मेरे तो फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के अलावा मेरे तो फौज के अंदर कितने बेहतरीन फौजी अफसर जो हैं वो मुसलमान हैं। मेरे खुद के जो सिपाही थे कश्मीर के अंदर राष्ट्रीय राइफल में, वो मेरे जो क्यूआरटी में थे, आधे से ज्यादा तो वो मुसलमान थे। तो मैं ये कैसे मान लूं कि मुसलमान एक दहशतगर्द है? बिल्कुल नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, जो मेरे मुल्क का जो मुसलमान है वो बिल्कुल पेट्रियाटिक इंडियन है, और एज अ प्राउड सोल्जर, एज अ प्राउड इंडियन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय मुस्लिम ब्रदर्स इन इंडिया। और इसमें मेरे को कोई शक व शुबा नहीं है, और आई एम श्योर जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे वो उनको भी ये मैसेज बिल्कुल क्लियर और सफाई से जाएगा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है और वो बिल्कुल पेट्रियाटिक और कमिटेड टू द कंट्री है। और हमने खुद अपने आंखों से अपने 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 साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनको देखा है, और दहशतगर्दों के साथ में और दुश्मनों के साथ में लड़ते हुए देखा है। तो मैं ये बिल्कुल किसी भी हालत में ना मान सकता हूँ, ना मैं इस चीज को बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन जो जनरल परसेप्शन है, जो अनपढ़ लोग हैं, जो आइडिया जिनको नहीं है, यू आर राइट चीमा साहब, इस तरीके का परसेप्शन है, और इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरीके का परसेप्शन है। और कहीं ना कहीं मैं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल मानता हूं, क्योंकि उन्होंने इस परसेप्शन को डेवलप होने के लिए काफी उसमें पुश दिया। और मैं इंडियन मीडिया तक सीमित नहीं हूं, इसमें वेस्टर्न मीडिया का भी बहुत नेगेटिव रोल रहा है। बेसिकली ये नैरेटिव जो है वेस्टर्न मीडिया से शुरू हुआ, और उसके बाद में हम लोगों के ऊपर डोमिनेंट हो गया। और क्योंकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां होने लग गई, हो रही थी, जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आ रहा था, तो इंफॉर्मेशन जिस तरीके से स्प्रेड हुई है, यू आर राइट चीमा साहब कि ये परसेप्शन है, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरीके का परसेप्शन वर्ल्ड वाइड है।
बिल्कुल ठीक है। आरज़ू काज़मी साहब, आप क्या इस बारे में कहना पसंद करेंगी, ये जो एक नोशन है अंडरस्टैंडिंग? जी। बिल्कुल चीमा साहब, मैं कर्नल साहब के साथ बिल्कुल एग्री करूंगी कि ये एक गलतफहमी जिसे कहना चाहिए पूरे में फैला रखी है। अब पता नहीं किसी ने प्लान करके किया या क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस्लाम में जो है वो इतना ज्यादा हर किसी को कहा गया है कि जिहाद करो, या कोई और रिलीजन का हो तो उसको मार दो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बल्कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि किसी भी मजहब ने जो है इस तरह की बात नहीं कही है, ना ही वायलेंस का कहा गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वाकयात ऐसे हुए, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसकी वजह से ये चीज, चाहे वो 9/11 को ले लें आप या किसी और चीज को ले लें, जिसकी वजह से ये चीज बहुत ज्यादा फैलाई गई। और ये तो हम लोग भी जानते हैं कि 9/11 के बाद भी ये पता लगा कि ये चीज भी जो थी वो एक तरह से अमेरिका में खुद ही प्लान की गई थी, और जो भी चल रहा था उसका। लेकिन बिल्कुल एक नाम खराब किया गया, और मेरा ख्याल है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से शायद 5 ऐसे होंगे जो इस तरह की जिहादी तंजीमों के मेंबर होंगे, या वो इस तरह के का बिलीव रखते होंगे। बाकी हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर आप सिर्फ बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो मुल्ला माफिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। अगर हम बाकी के मुस्लिम कंट्रीज को देखें तो वहां पर ऐसा नहीं है। वो लोग कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, और चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, उन्होंने अपने बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस चेंज किए हैं, जिसमें सऊदी अरब ने जो है वो ड्राइविंग भी अलाउ की है फीमेल्स के लिए। उम्रा हज के लिए जो है वो महरम के बगैर भी जा सकते हैं। और इसी तरह से कई चीजें यूएई में तो आपको मालूम है कि आप जैसे मर्जी चाहें आप रह सकते हैं, जा सकते हैं, कोई भी ड्रेसअप कर सकते हैं, और वहां पे फुल सिक्योरिटी भी होती है और ना ही कोई ऐसे मुड़कर देखता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ चले गए हैं, जिसकी वजह से ये इम्प्रेशन जो है कि जिहादी होते हैं और टेररिस्ट होते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अगर कहा जाए तो वो चीज बढ़ गई है। और उसमें बिल्कुल हमने कई बार ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज होते देखा। और वो सिर्फ एक मेरे ख्याल है लोगों को डराने के लिए था कि कोई किसी रिलीजन के बारे में गलत बात ना करे। लेकिन यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया, किसी को भी मार दिया गया, किसी के ऊपर भी गलत इल्जाम लगा दिए गए। तो अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को फोकस करें तो पाकिस्तान की हद तक ये चीज खराब हुई है। अब जिहादी तंजीमें भी यहाँ से काफी ज्यादा उनके नाम आए, जिनको के बाद में कई गवर्नमेंट्स, पिछली गवर्नमेंट्स ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और बार बार उनके नाम बदल के वो लोग फिर दोबारा इलेक्शंस तक में आ गए। अब बड़ी मुश्किलों से इन्होंने हाफिज सईद जो है उसको अरेस्ट करके एफएटीएफ के खौफ से बंद किया है। लेकिन जब तक ये इसको स्ट्रांगली और पूरी फोर्स के साथ इस चीज को हैंडल नहीं करेंगे तो ये चीज पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। बाकी तो जैसा कर्नल साहब ने भी कहा और आपने भी कहा, बिल्कुल ठीक है कि ये एक या दो लोगों की एक्शन से ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पे जिहादी हैं या टेररिस्ट हैं। लेकिन जी, इसमें ठीक है। आरजू जी, सॉरी जी। चीमा साहब, इसमें एक पॉइंट मेरे आरजू जी का पकड़ा है, नोट किया है। आरजू जी ने ये बोला कि 100 में से 5 लोग दहशतगर्दी की तरफ रुझान रखते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 5%। और अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से कहूं तो 22 करोड़ का 5% कितना होगा? चीमा साहब, आप बहुत पढ़े लिखे हुए आदमी हैं, आप खुद ही लगा सकते हैं। आई एम श्योर आरजू जी ने बिल्कुल इसको कैजुअली बात करी होगी, बट दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एज एन इंडियन व्हेन आई लुक एट इट। देखिए, पहली बात तो ये मैं समझता ये हूँ कि जो कर्नल साहब ने बात की कि खासकर मीडिया ने और मगरब ने वो किया, तो भारत ने भी यही समझा पूरी की कश्मीर स्ट्रगल को दहशतगर्दी से लिंक कर दो और मगरब को ज्यादा जल्दी से समझ आएगा, और वो चीजें हो गई, हमें समझ आ गई। और मैं आरजू जी की किसी बात से एग्री करता हूँ इसमें कि क्लैरिटी एट होम नहीं थी। हमें बहुत टाइम लगा चीजों को समझते समझते, और बल्कि जो इस्लामी मजहबी जमातें हैं वो भी बड़ी मुश्किल में पड़ गई। मैं तो ऐसे बहुत सारे इस्लामी मजहबी जमातों के रहनुमाओं को जानता हूँ, वो कहते हैं कि हम इनकी आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन थे इन दहशतगर्दों की, जिनको रियासत ने या फिर दहशतगर्द का, तो वो फिर हमने सप्लाई लाइन बंद की तो वो हम पे ही हमला ओवर हो गए। तो ये जो दहशतगर्द जमातें हुई। सो मेरा ख्याल है कि मुसलमान ममालिक को, मेरी अपनी जो पीएचडी का थीसिस है उसमें मैंने ये चीजें कहीं काफी ज्यादा कही हुई हैं कि हमें सॉवरेनिटी की समझ नहीं आई कि वो क्या होती है, हमें नेशन स्टेट सिस्टम की समझ नहीं आई कि वो क्या होती है, हमें दुनिया को बताने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि हम चाहते क्या हैं,
और हमारे बारे में गलत फहमियां होंगी और कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं और कुछ हमारे तरीकेकार भी गलत है। बट एनी हो, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड बड़ा अहम पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मैंने एक डिबेट में भी सुना और बहुत सारे हमारे जो भारतीय दोस्त हैं वो भी इस पे बात हुई है। जो मुसलमान भारत में हैं वो चाहते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म हो, जबकि जो मुसलमान पाकिस्तान में है वो चाहते हैं पाकिस्तान में इस्लाम आए। अब बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि भाई ये क्या चीज हुई, आप वहां सेकुलरिज्म मानते हैं, यहाँ पे इस्लाम मानते हैं, तो ये तो आप दो नंबरी कर रहे हैं। तो मेरा मौकफ इसमें यह था कि देखें, पहली बात तो यह है कि आप जिस मुल्क में रह रहे होते हैं वहां का एक सिस्टम होता है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है क्योंकि मेजोरिटी थी, तो ये तो अपनी डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन के तहत बना सकते हैं। लेकिन भारत में जो मजहबी जमातें हैं वो सेकुलरिज्म इसलिए चाहती हैं, वो अगर सेकुलरिज्म होगा तो उनको वो स्पेस मिलेगी क्योंकि वो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी उसमें, फिर वो सेकुलरिज्म मांगेंगे ताकि उनको रिलीजन प्रैक्टिस करने की आजादी हो। अगर भारत 1.25 अरब का मुल्क है और वहां पे अगर हिंदू जो स्कूल ऑफ थॉट है या हिंदुइज्म नाफज हो जाएगा स्टेट के अंदर जैसे पाकिस्तान ने किया है, तो वो जो माइनॉरिटीज है वो बिल्कुल छोटी हो जाएंगी। जैसे कि हमने हमारे यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, हम क्योंकि डोमिनेट कर गए और क्रिश्चियंस को हमने, मैं इस पर भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये माइनॉरिटीज के वाले से भी 5वां मेरा पॉइंट है। तो कंसेप्ट आप इसको कैसे रीड करते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान में तो इस्लाम चाहता है लेकिन भारत में जो सेकुलरिज्म चाहता है, दैट इज बिकॉज कि वो अपनी स्पेस मांगते हैं। ये नहीं है कि कोई दोगलापन है या हिपोक्रेसी है। ये मेरा ख्याल है कि हर मुल्क का जो अपना सिस्टम होता है उसमें इंसान अपने ज्यादा राइट्स के लिए स्ट्रगल तो करता है। जी देखिए, ये एक पॉइंट जरूर है, ये लोग जरूर हंसी मजाक जरूर करते हैं कि देखो यहाँ पे इसको सेकुलरिज्म चाहिए और वहां पे उसको कट्टर शरिया लॉ चाहिए एकदम। तो ये चीजें हैं और ये हिपोक्रेसी जरूर है, लेकिन ये हिपोक्रेसी इसलिए है कि यहाँ पे उनको एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। देखिए, जो आरजू ने ये बोला कि मुल्ला माफिया, इसी तरीके से हमारे यहाँ भी एक मुल्ला माफिया है, और ये जो मुल्ला माफिया है ये कहाँ पे ऑटोनॉमी चाहता है? ये मदरसा में ऑटोनॉमी चाहता है क्योंकि वहां पे उसकी फंडिंग आती है जिससे उसके अकाउंटिंग ना हो सके। ये मुल्ला माफिया पर्सनल लॉ के अंदर अपनी पकड़ बना के रखना चाहता है। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड को काउंटर करने के लिए शब्द सेकुलरिज्म का मिसयूज हुआ है। ये सेकुलरिज्म वैसे वो वाला सेकुलरिज्म नहीं है जो कि डिक्शनरी के अंदर मिलता है, तो उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि फिर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा इस मुल्क के अंदर तो मुल्ला जी की जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो जब दुकान बंद हो जाएगी तो फिर तो ठीक नहीं है। तो वो जो सेकुलरिज्म चिल्लाने वाला जो गेम है ये इस वजह से चला हुआ है कि हमारी दुकान बची रहे। लेकिन अगर किसी से पूछो कि सेकुलरिज्म क्या इस्लामिक शब्द है या इस्लामिक है, तो वो गैर इस्लामिक हो जाता है। वो सेकुलरिज्म गैर इस्लामिक हो जाता है वाघा बॉर्डर पार करते ही। कुरान भी वही है, हदीस भी वही है, मुसलमान भी वही है, लेकिन सिर्फ वो बॉर्डर पार किया नहीं कि वो गैर इस्लामिक हो जाता है। बल्कि लोग ये कहते हैं कि जिन्ना को पाकिस्तान में मैंने सुना है कि टारगेट करते क्या जी वो तो सेकुलर था। सेकुलरिज्म इज एन अब्यूज इन पाकिस्तान। तो है तो वही मुसलमान। आरजू जी तो यहीं से गई है ना, इनके फोरफादर यहाँ से गए, इंडिया से गए हैं, तो इनके रिश्तेदारी इंडिया में भी होगी। आई एम श्योर आपकी भी शायद होगी, या पता नहीं है कि नहीं। तो अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, हम ही है आपके रिश्तेदार, मैं हूं आपका रिश्तेदार। तो नहीं बिल्कुल आरजू जी, बिल्कुल हम सब रिश्तेदार ही है बेसिकली। तो आप समझ रहे हैं कि हिपोक्रेसी कैसे है। तो यहाँ पे जब ये देखते हैं ना लोग तो बोलते हैं यार ये कैसे हो सकता है। या तो ये अगर यहाँ पे सोना है तो उधर भी सोना ही होना चाहिए ना, वहां पे चांदी या हीरा कैसे बन सकता है वो। दैट इज द पॉइंट। ये चीजें जो है क्लियरिफाई, ये समझदार लोगों की बात होनी चाहिए। ये जो मुल्ला माफिया जो गेम खेलते हैं ना उससे ये गड़बड़ हो जाता है। एंड ये एक इशू है, बट ये डिबेट है। इंडिया के अंदर डिबेट चलता रहता है, ये चलता रहेगा। लेकिन लेट मी टेल यू, इंडिया में सेकुलरिज्म जिस दिन खत्म हो गया उस दिन इंडिया खत्म हो जाएगा। इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सालों से जो परतें जमी हुई है ना, वो आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं ये वाली परत ही इस्तेमाल करूंगा, वो नहीं हो सकता। अगर वो वाली
वो जैसे कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ है, बोले सबसे नीचे वाला कपड़ा मैं ऐसे निकाल लूंगा तो सारे कपड़े गिर जाएंगे। इट इज लाइक दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ दिस कंट्रीज एग्जिस्टेंस। ये कंट्री नहीं रहेगा अगर सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा तो। मैं एक बात छोटी सी कर लूं, फिर आरजू के पास यही बात लेके चलूंगा। आपने कहा कि पाकिस्तान में जो सेकुलरिज्म है उसको लादीनियत कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी गलत डेफिनेशन है। यहाँ पे लोगों ने सेकुलरिज्म को कहा जी कि ये तो गैर मुस्लिम हो जाएंगे, ये तो काफिर हो जाएंगे। हालांकि सेकुलरिज्म की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप जब सियासत से मजहब को माइनस कर दें तो वो एक सेकुलर स्कूल ऑफ थॉट है कि जी मजहब एक इंडिविजुअल भी चीज है। मैं मुसलमान हूँ, आप हिंदू हैं, वो सिख है, ईसाई है, पारसी है, अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में गुजारे। तो यहाँ पे बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम 95% मुसलमान है पाकिस्तान में, लेकिन हम फिर भी इनसिक्योर हैं। ये मुझे आज तक इस इनसिक्योरिटी की समझ नहीं आई कि ये क्यों। चीमा साहब हम यहाँ पे 85% है, लेकिन हम भी इनसिक्योर ही हैं वैसे। तो ये इनसिक्योरिटी सी, ये हमने हंसी में बात करी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कर दी है। इनसिक्योरिटी ये जो है रियासत से या पॉलिटिशियन से फैलाई हुई है। अगर मैं इनसिक्योर रहूंगा, आप इनसिक्योर रहेंगे, तभी तो आप ढूंढेंगे कहीं से सिक्योरिटी, और जो आपको लगेगा कि सिक्योरिटी दे रहा है हम उसके पास चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी। तो ये सारा खेल इस इनसिक्योरिटी का है। जितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी उतनी ज्यादा उन लोगों की दुकानें चलेंगी। जी आरजू साहबा। बिल्कुल चीमा साहब, मैं कर्नल साहब की बात से भी एग्री करूंगी। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जो कि इस्लाम के नाम पे बनी, और सबसे ज्यादा इस्लाम को यहीं पे खतरा है। हर वक्त यही बताया जाता है इस्लाम खतरे में है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस्लाम कैसे खतरे में आ गया है। इस्लाम खतरे में नहीं है, बल्कि इन मुल्ला माफिया जो है, ये मुल्ला जो है, इनकी दुकानें खतरे में आ जाती हैं। क्योंकि ये तो इनकी हर किसी की अलग दुकान है, और ये एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते, ये तो आप भी जानते हैं। और बहुत से लोग जो है, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कुछ दिन पहले ट्विटर पे कि ये तो बहुत बताते हैं कि मरने के बाद की जिंदगी कैसे अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन कोई कभी इसके ऊपर भी तबलीग करे, इसके ऊपर भी जो है लोगों को बताए कि अभी की जिंदगी को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए कि ये मैंने पहले भी कहा था किसी जगह कि हमारे जितने मुल्ला हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, करोड़ों के घर हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, और आम आदमी को बताते हैं कि सादा जिंदगी रहो। सादा जिंदगी जो गुजारी है वो ईदी साहब ने गुजारी है। अगर किसी को फॉलो करना चाहिए तो ईदी साहब को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से वो एक सादा जिंदगी गुजारते थे और किस तरह से वो लोगों की मदद किया करते थे, ये देखे बगैर कि किसी का क्या मजहब है। और इंडिया में शायद मुस्लिम्स इतने इनसिक्योर नहीं होंगे, शायद उनको हर वक्त ये नहीं कहा जाता होगा कि तुम्हें इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गए हो, जितना कि पाकिस्तान में कहा जाता है। यानी अगर मैं अपने डिबेट से पहले अगर मैं नमस्कार करती हूँ तो मुझे कह दिया जाता है कि ये तो मुसलमान ही नहीं रही, और ये तो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गई है। तो ये चीज मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के मुसलमान को सुननी पड़ती होगी। वैसे तो फर्क तो मुझे पड़ता नहीं उससे, किसी के कहने से कि मैं हूं या नहीं हूं, वो मेरा अपना एक पर्सनल है कि किसका क्या मजहब है, कौन क्या फॉलो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जितना ज्यादा इस्लाम के नाम पे मारकाट होती है, जितना ज्यादा इस्लाम के नाम पर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं और मिस यूज करते हैं, उतना शायद कहीं और नहीं होता। जबकि ये इस्लाम के नाम पे ही बना है, और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो भी मुस्लिम ही है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो मुसलमान है बहुत हद तक इनसिक्योर है। उसके एक बहुत बड़ी वजह जो इन्होंने ब्लास्फेमी लॉ बनाया है। हर कोई डरता है, खौफजदा रहता है बात करते हुए, कुछ कहते हुए, कि अपनी जैसे कहते हैं ना, सोचने की सलाहियत जो है, बोलने की जो लोगों को है, वो बंद करने की कोशिश की जा रही है। लोग सोचे नहीं, लोग बात ना करें, लोग एक दूसरे से सवाल उठाना हमारे यहाँ जो है ना वो मना है। अगर हम सवाल उठाएंगे तो कोई हमें ही उठा के ले जाएगा, वो तो आप भी जानते हैं। तो मैं नहीं जानता। ये कैसी बातें कर रही है यार? चीमा साहब, जो मैडम ने ये बात कही कि सॉरी, ये मैडम से हमें भी आदत लग गई है हंसने की। तो वैसे चीमा साहब आप भी हंसने लग गए हैं, आपको भी अच्छा लगता है अभी हंसना, गुड। तो खैर बहरहाल,
ये जो इन्होंने बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी कि पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमानों के जो फिरके हैं अलग अलग, जो उनके बीच में जो तशद्दुद देखने को मिलती है, जैसे अभी क्वेटा में थी और भी अलग अलग फिरकों के बीच में, वो आपको इंडिया में नहीं दिखेगी। और इंडिया में किसी भी मुसलमान से ऐसी मजाक में बोलो कि यार अगर पाकिस्तान जाना पड़े तो वो ऐसे लगा लेता हाथ। यहाँ पे शिया सुन्नी, आप बता दीजिए कोई भी सेक्टेरियन कोई भी कहानी हुई हो इस मुल्क के अंदर पिछले 20 साल के अंदर, मुसलमानों के बीच में आपस में कोई दंगा हुआ हो या कोई किसी की किलिंग भी हो गई हो अगर, तो नहीं, आप बड़े सियाने, आप मुसलमानों में दंगे नहीं कराते, आप हिंदू मुस्लिम में दंगे कराते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कराता हूँ, तो मैं आपको बता दिए। हाँ, मतलब कि वो लोग बिजी रहते हैं, तो मतलब इसी बहाने चलो सही। हाँ चलो, लेकिन ये है कि जो आपने कहा ना कि मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है, तो भी रिसेंटली कुछ हिंदू यहाँ से इंडिया गए थे, वो भी आके हाथ ही लगाते हैं कि हम वहां पे क्यों गए थे। अगला पॉइंट, क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पर। नहीं, यू आर राइट। वो जोधपुर आए थे, सिंधी लोग आए थे और उन्होंने बहुत कोशिश करी, और लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं मिली, क्योंकि वो सिटीजनशिप ऐसे नहीं मिल सकती। तो उनको बोला आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जाइए। और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब आपने ये बात करी थी, मेरे को एक पाकिस्तान के गेस्ट कोऑर्डिनेटर का कॉल आया, कहता है सर आपसे, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, कि वो एक प्रोग्राम करते हैं और वो आपसे बात करना चाहेंगे। मैंने कहा क्या टॉपिक है? कहते जो सर जो हमारे जो इंडियंस थे जो इंडिया में गए थे, उनको वहां पर रहने को नहीं दिया तो वो वापस आ रहे हैं। मैंने कहा इंडियंस थे, और वो पहले मैं कंफ्यूज हो गया, वो फिर मेरे को समझ में आया कि वो हिंदुओं को इंडियंस कह रहा था। तो ये उसकी लेवल ऑफ इंटेलेक्ट था। तो मैंने एकदम से हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा यार अगर आप इस तरीके से आप अपने सिटीजन्स को देखते हैं तो फिर तो मैं इस प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं आ सकता, और मैं नहीं गया उस प्रोग्राम में। बस ज्यादती ऐसे नहीं होना चाहिए। अगले बस 2 मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई हैं, उसको बस करते हैं, और वो जारी बात है, कौन साहब फौजी हैं तो उनकी फेवरेट होगा कि वो जी पाकिस्तान में एक बात चलती है जी, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ सारा कुछ करती है जी। पाकिस्तान में जी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, वो पता नहीं वो क्या क्या कर गई है। एस्टेब्लिशमेंट जारी बात है हवा बनी हुई है पाकिस्तान में पिछले 15-18 साल में दहशतगर्दी की जंग हमारी फौज ने जीती है, हमें इस पर बड़ा फख्र है। और मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का, जिसे हम कहते हैं ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ओवर थिंकिंग है इंडिया के अंदर कि जी वो बहुत ज्यादा हर चीज में रोल प्ले करते हैं। हालांकि वो फ्लड्स आते हैं तो उनको बुला लेते हैं, दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं हो रही थी सिविल लॉ एनफोर्समेंट से तो उन्होंने फौज को बुला लिया, फिर ये कोरोना में, फिर टिड्डी दिल में, हर चीज में तो ये सियासतदान बुला लेते हैं। इनके अपने मसले हल नहीं होते फिर ये बुला लेते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का काम, जारी बात है, फौज का काम क्या होता है कि रियासत वक्त को सपोर्ट करना, हुक्मरान वक्त को सपोर्ट करना, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो। तो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि उसने पाकिस्तान का हमेशा मोरल हाई किया है, उसने हमें बचाया है उन दुश्मनों से जो पाकिस्तान के बारे में अच्छा नहीं सोचते। सो मैं ये भी इंडियन फ्रेंड्स को भी बताना चाहता हूँ, और जाहिर बात है ये सवाल मैं कौन साहब और आरजू के पास भी लेके जाना चाहता हूँ कि भाई एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह एक अदारा है पाकिस्तान में जिस तरह बाकी अदारे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में माजी में कोई मिलिट्री कूज हुए हैं तो उनका एक पॉलिटिकल रोल रहा है। अभी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कहती है कि भाई आप अपने सियासत करें, जो आपने करना है, हमें तब बुलाएं जब हमें जरूरत है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो इंडिया के अंदर ओवर रेट किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट को, दिस इज समथिंग वेरी अनफेयर। और मैं चाह रहा था कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं जरूर हाईलाइट भी करूं और इसके बारे में बताऊं भी कि अनफॉर्चुनेटली आज अगर इमरान खान साहब है तो वो एस्टेब्लिशमेंट को बुला लें कि जी मेरी हेल्प कर दे किसी चीज में, मैंने सऊदी अरब जाना है, मैंने चाइना जाना है, मैंने कहीं जाना है, तो एस्टेब्लिशमेंट का कसूर तो नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एस्टेब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट दे आर ऑल वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, और इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है भारत के अंदर। कल साहब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे थोड़ा सा तो पता आप क्या कहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ आप थोड़े फेयर भी रहेंगे। देखिए आपको कितनी इनसिक्योरिटी है मेरे जवाब से। अब चलिए मैं इसका जवाब बड़े मुख्तलिफ तरीके से देता हूँ। मेरे को याद है जब मुशर्रफ का कू हुआ था 111 इन्फेंट्री ब्रिगेड इस्लामाबाद में, जब वो कंध क्या बोलते दीवार कूद के जब वो गए थे फौजी, और जब उसकी तस्वीरें आई थी और बीबीसी ने उसको सबसे पहले ब्रेकिंग करी थी,
और हम लोग उस समय ऑफिसर्स मेस में बैठे हुए थे और हम लोगों में एकदम खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी और एकदम ड्रिंक्स कर रहे थे तो चीयर्स हो गया और बहुत खुश हो गए हम लोग। उसका कारण ये था कि एज ए गुड एनिमी हम आपके अच्छे दुश्मन हैं और हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है, सॉरी आप दोनों पाकिस्तानी हैं, बुरा ना माने, लेकिन एज ए गुड एनिमी हम नहीं चाहेंगे कि हमारा दुश्मन मजबूत हो। और जब मुशर्रफ ने कू किया था तो हमें बहुत खुशी हुई थी। हम बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि राहिल शरीफ साहब कुछ कमाल कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी धोखा दे दिया है। अब देखें, शायद कमर बाजवा साहब से बहुत उम्मीद है हम लोगों की, तो हमें कोई इशू नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी हालत में मिलिट्री ही काबिज रहे और मिलिट्री रूल ही लगा रहे, वहां पर फौजी ही इक्तदार में रहे, क्योंकि हमारा ये बहुत सख्त मानना है कि अगर फौजी काम के अलावा किसी चीज में और इन्वॉल्व होता है सिविलियन एक्टिविटी में, तो वो करप्ट होता है, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी कमजोर होती है। हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ी करने का भी यही कारण था कि पहले आर्मी लगी होती थी तो स्मगलिंग में स्मगलर्स जो है फौजियों को करप्ट करने की कोशिश करते थे, शायद करते भी थे। तो गवर्नमेंट ने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि एक पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी करी जाए और फौज को इस चीज से दूर रखा जाए, क्योंकि फौज के अंदर मॉरल फाइबर होना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर वो सिविलियन महकमों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से दूर रहेगी तो जाहिर सी बात है कि करप्शन नहीं आएगी। कोई जनरल साहब के पास में पापा जोन्स के पिज्जे की चेन नहीं होगी, किसी जनरल साहब के पास में बेशुमार लैंड होल्डिंग्स नहीं होंगी, कोई नेवी के पुराने चीफ को नैब से अपना छुटकारा लेने के लिए कवायद नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही जो मिलिट्री हुक्मरानों ने नैब बनाया, जो एनआरओ लेके आए, उसी के चलते देखिए कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है पाकिस्तान को कि अब एक वो ब्रॉड शीट करके वो एक कहानी आ गई है जिसमें 450 करोड़ रुपया पाकिस्तानियों को एज ए नेशन वो देना पड़ेगा हरजाना, एक जो ईरानियन मूल का जो लॉयर है जिसने वो केस किया है। तो चीमा साहब, ये जो सवाल आपने मेरे से पूछा है ना, एज ए गुड पाकिस्तानी आपको मेरे से सवाल नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि मेरे से ऐसी बातें हुई जो शायद आपको नहीं अच्छी लगेंगी और नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ गुड पैट्रियोटिक पाकिस्तानी एंड आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन ये जो सवाल है ये आपको इंटरनली पूछना चाहिए, ये आपका प्रॉब्लम है। अगर आप जूता पहनते हैं, जूता कहीं से काटता है तो दैट इज योर प्रॉब्लम, आपको जूता बदली करना पड़ेगा या सॉक्स चेंज करना पड़ेगा या उसका कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं आपके साथ में रेस लगा रहा हूं, आपके साथ में खड़ा हूं, मैं तो चाहूंगा कि आपका जूता, दोनों जूते आपको काटें, आपके जूते में और कांटे हो जाए जिससे कि आप दौड़ ही ना पाए। यू प्लीज अंडरस्टैंड। तो आई एज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको अपना रिश्तेदार भी बना लिया है, तो मैं आपको बस यही सलाह देता हूं कि ये आपको अंदर ही आपको इसका आंसर तलाश करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये आपने एब्सोल्युटली सही कहा कि ये इंटरनल मैटर है और इंटरनली होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इंटरनल भी इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए, वो तो हम कर रहे हैं और सारा टाइम हो रही है, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान में एक डिस्कशन भी हो रही है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और ये डिस्कशन और ये डिबेट हमेशा के लिए सेटल हो जानी चाहिए कि कौन सा अदारा क्या काम कर रहा है। और ये ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलेशन की भी पाकिस्तान में बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है सियासी जमातों की तरफ से, और एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि वंस फॉर ऑल ये हमें पॉलिटिकल ड्रैगिंग ना करें, हमें शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे के टॉक शो में डिस्कस ना करें, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। अगर हम आपको फैसिलिटेट करें तो दैट डजंट मीन वी आर इंटरफेयरिंग, वी डू इट बिकॉज द गवर्नमेंट आस्क्ड अस। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जब वैक्सीन लग रही है तो फौजों को कहा जाता है हमारी मदद करें, तो अगर हमारी फौज करेगी तो ये और डिस्कस होगा। सो इंडिया में बहुत ज्यादा इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट आपका एक अपना पॉइंट है, वो आपने दे दिया, थैंक यू वेरी मच। आरजू, आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है ना इंडिया में, या डू यू व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कर्नल साहब जो बात कर रहे थे लास्ट पे पैट्रियट होने की आपके, तो बिल्कुल कर्नल साहब, अगर कोई क्रिटिसाइज करता है अपनी हुकूमत के ऊपर या अपने मुल्क की किसी चीज पे, तो उसका मतलब ये नहीं है
कि वो गद्दार हो गया, वो उस चीज को ठीक करना चाहता है, इसीलिए उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है कि यहाँ पर उस चीज को ठीक करने की या काम करने की जरूरत है। अब जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है तो बिल्कुल ये इंडिया में जो है बहुत बड़ी इंडियंस को जो है वो गलत फहमी है, और उन्होंने एक अपनी तरफ से एक इमेजिन करके रखा हुआ है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर चीज में दखल देती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत मदद करते हैं। जब अब चीमा साहब ने बताया कि फ्लड आता है या कुछ होता है तो बिल्कुल भी आते जो हैं। है वो सिर्फ हाँ, बता रहा कुछ और। देखिए उसमें बिल्कुल वो आगे आते हैं, हमारी मदद करते हैं। अब उनको इतना टाइम भी नहीं है कि वो खामखाई आके गवर्नमेंट के साथ इंटरफेयर करें। उन्होंने देखे पिज्जा भी बेचना होता है, उन्होंने डीएचए के प्लॉट भी हथियाने होते हैं, उन्होंने जो है वो यार क्या हो गया, उन्होंने जो है वो आपको पता है कि ब्रेड भी बनानी होती है, फौजी सीरियल भी बनाना होता है, पैम्पर भी बनाने होते हैं। उसके बाद जब करप्शन केसेस में उनके बड़े बड़े जर्नल्स पकड़े जाते हैं तो उनके केसेस को भी रुकवाना होता है। कभी आपने देखा किसी के ऊपर केस बना हो और वो नैब में गया हो कोई फौजी, चाहे वो आसिम बाजवाई क्यों ना हो? तो ये सारी चीजें करके हमारी फौज जैसे इंडियन फौज की तरह निकम्मी तो है नहीं ना कि बस जो तनख्वाह मिली उसमें गुजारा किया और साइड पर हो गए। नहीं भाई, खाना कमाना भी होता है, सारे मतलब सभी का हक है, अल्लाह ने हाथ पांव दिए, अल्लाह ने दिमाग भी दिया, दिमाग चलाते हैं, तभी आज सबसे बड़ी फौज बना के हम बैठे। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इंडियंस को बहुत ज्यादा गलत फहमी है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मतीउल्लाह जान को जो है उनकी बीवी ने उठवाया था, बल्कि उनकी माँ ने उठवाया था। कहते हैं वो माँ के घर जाना चाह रहे थे और उनकी बीवी उन्हें जाने नहीं दे रही थी, तो मतीउल्लाह जान गायब हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलकर आता हूँ। वो हरगिज़ एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं उठाया था। हमारे जितने मीडिया के लोग हैं जो बढ़-बढ़ के बोलते हैं, उनको बिल्कुल कोई धमकियाँ नहीं आती। उनके घर वाले ही सब कुछ करते हैं और ये इंडियंस ये फैला देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो प्लीज़ आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले चीमा साहब का चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद बुलाने वाले नहीं हैं। तो अगर प्लीज़ नहीं, बट इसमें एक मैं बात नहीं। मैं एज ए इंडियन बात करूंगा अभी एक पॉइंट पे, नॉट एज ए इंडियन, एज ए सोल्जर। देखिए, आपके मुल्क में जो जर्नैल हो गए या जो वो हो गए, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा करप्शन है, वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लेकिन आई एम वेरी श्योर, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आई बॉल टू आई बॉल पाकिस्तानियों के साथ रहा हुआ हूँ और खूब हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, मारा है एक दूसरे को, और बिल्कुल ये सब हुआ है। लेकिन बातचीत भी करी है लोगों के साथ में, मतलब हमदर्दी भी हुई है बॉर्डर के ऊपर। और जो सोल्जर होता है, चाहे वो कहीं का हो, वो जो ग्राउंड लेवल पे, जो कॉम्बैट लेवल पे, वो बड़ा इनोसेंट होता है। और आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। मैं क्योंकि मैंने बात करी है तो मैं इसको क्लियरली मैं क्लियर कर दूं कि ये चाहे सोल्जर आपका हो या मेरा हो, अगर करप्शन होगा तो ये बहुत ऊपर लेवल पे होगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उस लेवल पे एक अलग केस होता है। अभी मैं एक पाकिस्तानी को ही बता रहा था किसी इंटरव्यू में कि जिस एक जगह का वाकया है, वहां पर हमारे सामने पाकिस्तानी सिर्फ मेयरली 30 गज की दूरी पे उनका बंकर था, और क्योंकि वो इतना इलाका दूर दराज था, वहां पर एक ही पानी का चश्मा था, और वो पानी का चश्मा जो है जो दोनों पोस्टों के बिल्कुल बीच में था। तो टाइम मुकर्रर था कि इतने बजे से इतने बजे तक पाकिस्तानी आके पानी लेके जाएंगे और इतने बजे से इतने बजे तक हिंदुस्तानी पानी लेके आएंगे। पानी भी वहां से लेते थे, जरूरत पड़ती थी तो हम लड़ाई भी करते थे। और मुझे एक वाकया याद है कि जिसमें एक पाकिस्तानी को गोली लग गई थी, तो पाकिस्तानी ने उधर से आवाज लगाई कि साथी, हमारे को एक को गोली लग गई है, उसको हमें इवैक्यूएट करना है, थोड़ा फायरिंग बंद करें। तो फायरिंग बंद हुई, वो लड़का इवैक्यूएट हुआ, और इवैक्यूएट होने के बाद में फिर उधर से है कि हाँ साहब अभी जारी कर सकते हैं, तो फिर हमारी फिर लड़ाई शुरू हो गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इतनी सिंप्लिसिटी है चीमा साहब, एक सोल्जर टू सोल्जर एक बड़ी सिंप्लिसिटी है। तो आरजू जी ने तो एक ब्रॉड बात करी फौज का, लेकिन फौज के अंदर भी जो फाइटिंग सोल्जर्स हैं वो अलग टाइप के होते हैं, और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाले सोल्जर्स हैं वो अलग किस्म के। मैं इस बात से एग्री कर रही हूँ कि जो बॉर्डर पे खड़े हैं उनका हरगिज मैंने नाम नहीं लिया, उनका हरगिज मैंने बात नहीं की। अब जाहिर है जो पिज्जा बेच रहे हैं वो बॉर्डर वाले तो नहीं है ना, मैं यही बात कर रही हूँ। जैसे मैंने मुस्लिम्स की बात की थी कि 5% ऐसे हैं, इसी तरह से इस जगह भी हमारे 5% ही ऐसे निकलेंगे
जिनके साथ हमें शिकायत होगी या जिनके पास इस तरह का पैसा होगा या इस तरह की वो मिस यूज ऑफ पावर करते होंगे, लेकिन सबको हम उसमें नहीं काउंट कर रहे, लेकिन बहरहाल होता है और ये चीज एक्सेप्ट करनी होती है। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों ने अपना मौकफ दे दिया, मैं इसमें थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं। देखिए, जो आरजू काज़मी जारी बात है, उनका एक मौकफ है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इतनी बड़ी फौज हमने कोई शौक से नहीं बनाई। जब आपका इतना बड़ा दुश्मन हो और एक पोटेंशियल थ्रेट हो, तो आप इसको हम एक कहते हैं कल साहब, क्योंकि सिक्योरिटी की लैंग्वेज समझते हैं, सिक्योरिटी डायलेमा, कि वन गेट्स सिक्योर, अदर गेट्स इनसिक्योर। तो हमारे ऊपर तो बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, कश्मीर भी है, चीजें भी सेटल नहीं है। तो हमारे फौज कोई जारी बात है वो खुशी से तो नहीं बनी हुई, फौज बनने के पीछे लॉजिक है, रीजन है। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, बिजनेस की बात की, एक उसकी और अगर मैं फौज बड़े होने की बात करूं तो एक हमने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया भाई? इंडिया के लिए बनाया। इंडियंस कहते हैं हमने चीन के लिए बनाया। तो ये तो एक चलता रहता है। और वो एक थ्योरी भी है, मैंने मास्टर्स में पढ़ा था, स्कॉट डी सेगन की, वाई स्टेट्स गो न्यूक्लियर, स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन क्यों लेते हैं। तो उसमें डिफरेंट मॉडल होते हैं। तो एक मॉडल सिक्योरिटी होता है, प्रेस्टीज होता है। हमने कोई एटम बम सजाने के लिए तो नहीं रखा, जारी बात है, मुश्किल वक्त था तो हमने बनाया। तो मुश्किल तो रियासत ने फैसला किया। दूसरी, डीएचए की बातें रह गई। मेरा ख्याल है कि बिजनेसेस की बात की जाती है, उसकी बुक पढ़ लें आप, आयशा सिद्दीका की मिलिट्री इंक। तो वो थ्योरी है मिलबस के नाम से, कल साहब, वो कहती है पूरी दुनिया में जो फौजियां वो बिजनेस करती हैं, और ये कोई इलीगल नहीं है रियासत से परमिशन लेके बिजनेस करना। और खासकर डीएचए क्या है, जब देखे ना मुल्क का आपका हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा हो, तो अगर उन्होंने अपना हेल्थ सिस्टम कंटोनमेंट जो कंबाइंड सिविल मिलिट्री जो वो सीएमएच बने, वो किस लिए है? अगर सिविल हॉस्पिटल ही खराब है तो उन्होंने फिर अपने बनाने हैं। अगर एजुकेशन का निजाम खराब है तो अपने लोगों को उन्होंने एजुकेशन देनी है। अगर रियासत ने चीजें कर सकी तो फौज का क्या कसूर है? तो मेरा ख्याल है ये बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन जस्ट टू नहीं, बट रियासत में तो सारे टाइम फौज ही रहे हैं। नहीं रियासत में तो सारे टाइम फौज ही रहे हैं ना। तो देखिए, ये इदारे कमजोर क्यों हैं, ये भी तो एक सवाल है ना। चलिए, ये आपका इंटरनल है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। देयर इज नो पॉइंट। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, इसके बहुत सारे आंसर हैं, लेकिन गलती हमारी है, हमें खुद इन चीजों को देखना है। लास्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना है वो है जी कि माइनॉरिटीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ कोई एक सिस्टेमिक रिप्रेशन है। कि जैसे पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं उनको बहुत सारे मीडिया में, मैंने भारत के मीडिया में जो अक्सर आना जाना लगा रहता है, तो शोज में आया, तो वो जी कहते हैं जी पाकिस्तान में तो आपने बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज तो खत्म हो गए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अमित शाह साहब जो आपके होम मिनिस्टर है आजकल, उन्होंने जब एनआरसी लेके आए, सॉरी CAA लेके आए उसमें पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा देखिए जी 24% के 23% माइनॉरिटी जो पाकिस्तान में, जो कम होकर 3% रह गई, जबकि वो बिल्कुल गलत फिगर्स दे रहे थे। मैं अगले दिन भी, वो संजय दीक्षित साहब है, अगले दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था इसी शो में, और मैंने उन्होंने को कहा कि वो 23% नहीं थे, वो गलत है। वो उस वक्त जो पाकिस्तान और बांग्लादेश तब एक होते थे, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, तो 1951 की सेंसस हुई तो 13% माइनॉरिटीज थी दोनों जगहों पे मिला के। तो भारत के अंदर एक गलत पर्सपेक्टिव दिया जाता है। और उन्होंने कहा आप मुझे सबूत दें। मैंने एक सेकंड में उनको एक लिंक खोला और इंडिया टुडे का एक आर्टिकल मैंने स्क्रीन पे उनके साथ ही शेयर कर दिया। तो वो संजय थोड़े से हो गए कि भाई आप इसने शेयर कर दिया है। सो एक बड़ी गलत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, एक चीज मैं मानता हूं, और वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे अभी इमरान खान साहब, तब तो कहते थे, अभी नहीं कहते, तब कहते थे कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं माइनॉरिटी क्लॉज खत्म कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मैं भी इसके बड़ा खिलाफ हूं। मैं कहता हूं सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी है, किसी को माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए। कि तुम ईसाई हो, तुम हिंदू हो, सिख हो, वो माइनॉरिटी ना हो। लेकिन आई सी कि देयर इज नो सिस्टेमिक रिप्रेशन नहीं है पाकिस्तान के अंदर। होपफुली कल साहब आप मेरी बात से एग्री करेंगे। खैर, एग्री तो मैं नहीं करूंगा आपकी बात से, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से आती है वो इंफॉर्मेशन मैं तो अपने किचन में जनरेट नहीं करता बिरयानी बनाते टाइम। वो तो पाकिस्तान से ही आती है। और पाकिस्तान में ये बात आपने पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, और मैंने मियां मिट्टू को आपकी तरफ से सलाम भेजा था। उम्मीद करता हूं कि आपने सलाम जरूर उनको भेजा होगा। तो वहीं से खबर आती है, वहीं से पाकिस्तानी ही लगे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी मेरे को बस एक ही बात की बड़ी खुशी होती है, और बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, जब मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा खेमा है जो कि लिबरल है, जो कि सेंसिबल बातें करता है। जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मेरे को एक भरोसा हो जाता है
ह्यूमैनिटी के ऊपर, एक ये लगता है कि यार नहीं, उम्मीद खत्म नहीं है, अभी भी उम्मीद कायम है, शायद चीजें बदली होंगी, शायद चीजें सुधरेंगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर ही होता है कि वो लड़की को अगवा करके ले गए, उसको जबरन मुसलमान बना दिया। अब आप बोलेंगे कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहुत स्पीड से फैल रहा है, जैसे आपने पिछली बार भी ऐसे ही बोला था, तो बिल्कुल फैले। इस्लाम फैलना, अगर आप मिशनरी वर्क कर रहे हैं और लोग खुशी से कबूल कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। अगर आप किसी को एबडक्ट कर रहे हैं और उसकी जबरन शादी करा रहे हैं और उसको मुसलमान बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से तो बहुत गलत है। आप लोगों के मजहब में ऐसे होता होगा तो आई डोंट नो, बट हमारे लिए तो ये बड़ा अजीब और गरीब चीज लगता है कि यार ऐसा क्यों। और एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, ये सिविलाइजेशनल इशू है। आपके यहाँ पे चाहे वो एक छोटी सी बात हो, लेकिन हमारे जो हिस्टोरिक मेमोरीज हैं वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में उसके प्रति एक अलग किस्म का रिएक्शन होता है। और हमारे कंट्री के अंदर, और हम लोग अब हमारे जो गांव के अंदर जो सॉन्ग्स हैं, जो फोकलोर है, और इसके अंदर औरंगजेब का भी बहुत जिक्र आता है कि किस तरीके से ये सब काम होता था जो अब मियां मिट्ठू जी कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एक वो चीज को जरूर इनवाइट कर देती है मेमोरी के अंदर। तो हमें तो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत ज्यादा जाती होती है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लॉ मौजूद नहीं है कि जो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट कर सके। इसकी ममानत है और इसकी सजा है। दूसरा, जिन लोगों को कन्वर्ट करके शादी की जाती है उसके खिलाफ भी हर सूबाई असम्बली में भी कानून मौजूद है और मरकज के भी कानून मौजूद है। सो अगर कहीं पे हो रहा है और वो रिपोर्ट नहीं हो रहा तो वो रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि रियासत इसको अलाउ नहीं करती, ना ही हमारा मजहब अलाउ करता है। हाँ, अगर कोई बदमाशी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो वो तो फिर कहीं भी हो सकती है और उसको जारी बात है रियासत या स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन या इस्लाम प्रोटेक्ट नहीं करता। जी आरज़ू काज़मी साहबा। सर 1000 से ज्यादा हिंदू बच्चियों को सिर्फ सिंध में से जो है वो उठाकर और जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवा के शादियां की जा रही हैं और रियासत सो रही है। अगर 10 या 12 बच्चियों को भी ऐसा किया जाए और रियासत एक्शन ना ले तो अजीब सी बात होती है। लेकिन ये तो 1000 से ऊपर का फिगर है जो हर साल आ रहा है और बाकायदा रिपोर्ट हो रहा है, और तब भी कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले सिंध से एक साहब ने शो भी एक ज्वाइन किया था मेरे साथ, और वो बता रहे थे कि उनकी बहन जो है उसको उठा के ले गए हैं और उनका मजहब चेंज करा दिया। 2 महीने हो गए, कोई वकील उसका केस लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मियां मिट्ठू के आदमी ने उठाया है, और अगर कोई वकील केस लेगा तो मियां मिट्ठू के आदमी उसको मार देंगे। ये तो एक चीज है। दूसरी सर, हारून सब्दयाल ये यहाँ पर होते हैं, KPK के हैं और पेशावर में होते हैं। मेरे साथ अक्सर उन्होंने शो ज्वाइन किया। अभी अगर चाहें तो उन्हें बुला सकते हैं। उनके कजन को गोली मारी गई हिंदू होने के ऊपर, और उसके बाद हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया काफी दिन तक कि जी ये हिंदू है, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। और इस चीज के ऊपर उन डॉक्टर्स के ऊपर केस बन जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो आदमी जो था वो हॉस्पिटल में रह रहकर मर गया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हारून साहब से मैंने कहा कि आपका नाम हारून सब्दयाल क्यों है? उन्होंने कहा कि जी जब मैं छोटा था तो मेरे बहन भाई और मेरे पेरेंट्स को ये बताया गया कि अब मौलवी साहब ने ये कहा कि अपना फर्स्ट नेम मुस्लिम रखो ताकि लोग तुम्हें यहाँ पर जीने दें। वो बाद में फुल नेम जब बताते हैं तब पता लगता है कि वो हिंदू है और अपनी जान बचाने के लिए फर्स्ट नेम उनका, उनके भाइयों के, बहनों के, सबके मुस्लिम है। मेरे साथ एक साहब और आते हैं, आमिर अमजद। ये एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करते हैं और ये क्रिश्चियन है। और मैंने इनसे भी पूछा कि आपका नाम आमिर क्यों है, आपके फादर का नाम अमजद क्यों है? और ये एक नहीं, कई इस तरह के केसेस हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ ऑफ द कैमरा कुछ और बात करते हैं, जो हिंदू हैं या सिख हैं, और जिस वक्त वो कैमरा के सामने आते हैं वो एकदम कोई और बात करते हैं और साफ मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमें मुश्किल होगी, हम मुश्किल में फंस जाएंगे अगर हमने सच बोला कि हमें यहाँ पर जीने नहीं दिया जा रहा। ये चीज जो उनके पार्लियामेंट में अनफॉर्चुनेटली जो मेंबर्स पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं वो भी सिर्फ अपनी गाड़ी में झंडा लगाते हैं या अपने जो फैसिलिटीज है वो लेते हैं और अपने लोगों के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मियां मिट्टू और इस जैसे कई लोगों के लिए आज से नहीं, मैं तो पिछले कई सालों से देख रही हूँ, लोग आवाज उठाते हैं, बात करते हैं, लेकिन
कोई एक्शन नहीं होता और 1000 से ऊपर की फिगर कोई मजाक नहीं है। अगर किसी उसमें हिंदुस्तान में अगर 100 या 500 लड़कियों को भी उठा लिया जाए मुसलमानों की, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा सबसे उठा ली जाए तो यहाँ तो आग लग जाएगी। यहाँ तो आग नहीं लगेगी या नहीं लगेगी वो अलग चीज है सर। पाकिस्तान में जो है वो आग लग जाएगी। पाकिस्तान वाले जो ऊंचे ऊंचे नारे लगाएंगे भारत के खिलाफ के ये हो गया ये हो गया, लेकिन अपने आप जब कुछ कर रहे हैं तो उस चीज को सही करने का कोई किसी के पास टाइम नहीं है। इमरान खान साहब की आप क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं ये माइनॉरिटी का वर्ड निकाल दूंगा, वो तो पता नहीं क्या कुछ कहते रहे हैं, उनको खुद भी याद नहीं है। उनसे तो अभी अल जजीरा वालों ने जब इंटरव्यू किया था और उन्हीं के इंटरव्यू के कुछ लाइंस कोट की थी तो वो कह रहे थे ये किसने बोला है, तो वो तो इतने हैरान परेशान, पर वजीर आजम हमारे पहली दफा आया जिसको अपने ही कहे हुए अल्फाज याद नहीं रहते, तो उन्होंने क्या हटाना है। लेकिन माइनॉरिटी के साथ पाकिस्तान में गलत हो रहा है और मुझे हैरत की बात यह है कि मैं हैरान हूं कि ये जो है ह्यूमन राइट्स वाले किधर हैं, वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों आके नहीं बढ़ते, क्यों नहीं इन बेचारों को बचाते। किस तरह से बच्चों को उठाते हैं और फिर उनके माँ बाप को थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता जब वहां पे केस चल रहा होता, और कह देते जी इसको प्यार हो गया है। ऐसे कैसे प्यार हो गया? यानी सिर्फ लड़कियों को हो रहा है, लड़कों को नहीं हो रहा, सिर्फ टीनेजर लड़कियों को हो रहा है या अर्ली 20s में हो रहा है, 30 के बाद किसी को नहीं हो रहा। किसी लड़के को नहीं दिखाया इन्होंने कि वो किसी मुसलमान लड़की के साथ चला गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, एक हमारी तरफ से हमारी अपनी गलती है जिसको हम ना तो सही करने को तैयार है। सही तो तब करेंगे जब हम एक्सेप्ट करेंगे, हम तो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। चले, इस पे जारी बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नाम वाली आपने बात की ना, मैं समझता हूँ मुआशरे बड़े सख्त होते हैं, मुआशरे सोसाइटी स्ट्रांग होती है बड़ी। वो अमूमन जैसे जो आपने पहले नाम वाली बात की है, मैंने भी ये देखी हुई है कि हमारे गांव में फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ईसाई हैं जिनके पहले नाम अमूमन बशीर, अफजल, अफजाल इस तरह के हैं, तो दे कांट नेम देमसेल्फ बिकॉज वो एक सोसाइटी में नॉर्मल लुक देना चाहते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये सोसाइटी का काम है, ये मजहब का काम है, ये पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि लोगों को ये प्रोटेक्शन दे कि अगर वो पहला नाम अपना ईसाई रखना चाहता है तो उसको ये आजादी होनी चाहिए ना, या हिंदू है तो उसको आजादी होनी चाहिए ना कि उसके ऊपर ये हो। और दूसरा नहीं, जो कानून है वो उनको इम्प्लीमेंट होने चाहिए। मुझे अगर पता है अगर कानून इम्प्लीमेंट हो तो मियां मिट्टू हो, जैद बकर, जो भी मिसालें दी जाती हैं, सारे के सारे लोग ये बिहाइंड द बार्स होंगे और ऐसा नहीं होगा कि रियासत इनको प्रोटेक्ट कर रही है। सो मेरा ख्याल है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि लॉ इम्प्लीमेंट हो और मुआशरे जो है वो थोड़े खुले और लोगों को एम्ब्रेस करें जो बाकी जिनका ताल्लुक मज़हब से है, या क्योंकि ये हमारा इस्लाम ही है इसको ये बात करता है। थैंक यू वेरी मच। 4-5 बातें मैंने डिस्कस की, थोड़ा शो लंबा हो गया घंटे का, लेकिन इट सीम्स इट वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। 4-5 पॉइंट हमने किए कि जो पाकिस्तान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भारत में है पाकिस्तान के बारे में, मेरे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं है। सो बट एनी हाउ इट्स अप टू द पीपल, वो जो भी इसमें डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच कर्नल दानवीर सिंह साहब, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।